नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विचार आपके साथ शेयर करने। सर्वाधिक महत्वपूर्ण खबर और चर्चा इन दिनों जो महाराष्ट्र में चल रही है वह है महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। ध्यान रहे, पिछले जून माह में उद्धव ठाकरे की सरकार के पतन के बाद जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया और उनकी सरकार बनी, उसके बाद से एक पहले चरण का विस्तार हुआ जब दोनों गुट के शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। उसके बाद से अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। इसे लेकर अनेक कयास लगाए जाते रहे, मतभेद की बातें सामने आई। यह कहा गया कि शायद इस सरकार का भी पतन हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है कब जो बागी विधायक गए हैं वो पुनः वापस उद्धव ठाकरे के समय आदि आदि अनेक तरह के विचार थे। इस बीच कई बार सत्ता पक्ष की ओर से विस्तार के संबंध में कहा जाता रहा। पहले कहा गया कि दिवाली के पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, फिर कहा गया कि दिवाली के बाद कहा जाएगा, और अब जो खबरें आ रही वह यह कि आगामी नागपुर में जो विधानसभा सत्र होना है उसके पूर्व विस्तार हो जाएगा। अब ये खबरें आ रही हैं, अर्थात ये विस्तार को किन्हीं कारणों से बार बार टाला जाता रहा है, यह तो साफ है। और विस्तार अगर टल रहा है तो यह भी स्पष्ट है कि विस्तार के मुद्दे पर मतैक्य नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के ही नहीं, शिंदे गुट के जो विधायक हैं, जो उनके समर्थक विधायक हैं कि जो बगावत कर शिवसेना से बाहर आए हैं और कुछ निर्दलीय भी उनके साथ गए हैं, उनके अंदर भी ऊहापोह की स्थिति है। जाहिर है कि जब वे बगावत करके एक सरकार का पतन करके वो बाहर आए हैं तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी। कहा यह जा रहा है कि सभी मंत्री बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। और अब जबकि यह तय हुआ है कि अगले विस्तार के विषय में जो एक संख्या आई है, पहले चरण के विस्तार में 9 मंत्री दोनों गुट से बनाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट से। अब खबर यह आ रही है कि 22 नए मंत्री बनाएंगे, जिसमें 11 भारतीय जनता पार्टी को और 11 शिंदे गुट का, अर्थात बराबरी का। ध्यान रहे, जबकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 106 विधायक है, ये स्पष्ट वो ज्यादा है। उनके समर्थन से शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बानी देते हुए अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया। वैसे दूसरे चरण में यह खबर आ रही है कि 22 नए मंत्री बनाए जाएंगे, इसमें 11 भारतीय जनता पार्टी से होंगे और 11 एकनाथ शिंदे गुट के, अर्थात बराबर। पहले 9 और अब 11। मतलब मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। यह साफ है कि कहीं न कहीं किसी स्तर पर कुछ सौदेबाजी हुई है, और यह सौदेबाजी शिंदे गुट की तरफ से हुई है, क्योंकि उनके विधायक जो उनके साथ आए हैं वो सभी मंत्री बनना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने की प्रक्रिया में यह समझौता हुआ, और लगता है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुर्बानी दी, उसी प्रकार मंत्रिमंडल में भी ज्यादा संख्या को छोड़ के मांग को छोड़कर वो बराबरी पर आ गए। अर्थात यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बानी दी है। अर्थात भारतीय जनता पार्टी का मकसद साफ है कि सरकार को चलने दिया जाए, सरकार चलती रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इसीलिए वह हर स्तर पर जब भी जरूरत पड़ता है वो कुर्बानी देती रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में भी यही हो रहा है। अब स्थिति यह है, अब इसे कोई स्वीकार करे न करे
विशेषकर सत्ता पक्ष की ओर से। यह जो जून के बाद से जो घटनाएं होती रही, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें लगाई जाती रही और विस्तार जो स्वरूप नहीं ले पा रहा था, उसे लेकर प्रशासकीय स्तर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह राज्य की जनता के हित में नहीं है, स्वयं सरकार के हित में नहीं है। जैसे कई बार मैं दोहरा चुका हूं, महाराष्ट्र की ओर पूरे देश की नजरें लगी रहती है। यहाँ के घटना विकास क्रम से वो सीख लेते हैं, स्वयं का मार्गदर्शन करते हैं। वैसे में अगर महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार नहीं रहती है तो फिर यह दोहराना ही हो जाएगा कि महाराष्ट्र अस्थिरता के संकट से फिर गिर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस सच्चाई से अच्छी तरह अवगत है। यही कारण है कि हर बार वह अपनी ओर से कुर्बानी देते रहे, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। एकनाथ शिंदे अवश्य इस स्थिति का लाभ उठाना चाह रहे हैं और वो दुहाई बार बार देते रहते हैं कि उनके साथ जो समर्थक आए हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पीछे खींचती है। लेकिन अब जो खबरें जो है विचलित करने वाली खबरें स्वयं एकनाथ शिंदे के लिए वह यह कि एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों के बीच मतभेद जारी है। एक निर्दलीय विधायक और एक जनशक्ति पार्टी के विधायक दोनों खुलकर सामने आ गए और एक दूसरे पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। बल्कि आरोप यह लगा, एक विधायक के ऊपर उन्होंने कह दिया कि पैसे लेकर के शिंदे गुट में विधायक आए हैं। एक विधायक के ऊपर आरोप लगाया, दूसरे विधायक ने, ध्यान रखें ये शिंदे गुट के समर्थक विधायक, कि जब वो गुवाहाटी पे गए थे यहां से बगावत करके तो पैसे लेकर के गए थे। जाहिर है जिस पर यह आरोप लगा वो तिमिला गए और उन्होंने सबूत देने के लिए कहा। मामला काफी बढ़ता हुआ गया। जब बिगड़ने लगा तब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से हस्तक्षेप किया और लोगों से बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन यह प्रमाण है कि वर्तमान एकनाथ शिंदे सरकार के अंदर, विशेषकर शिंदे गुट के अंदर, शिंदे के समर्थकों के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। अब बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी के सिर आता है कि एक सरकार की स्थिरता के मद्देनजर वह स्वयं पहल करे और यह सुनिश्चित करे कि यह सरकार सुचारू पूर्वक चलती रहे और प्रशासकीय कार्यों पर इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़े। इससे क्या होता है कि विकास की जो गति, जो अपेक्षित गति है वो प्रभावित होती है और यह कोई नहीं चाहेगा। महाराष्ट्र की जनता तो हरगिज नहीं चाहेगी। और चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है, लगभग पूरे देश में शासन अब हो चुका है, वह तो हरगिज नहीं चाहेगी कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश की सरकार अस्थिर हो। ध्यान रखें, जब उद्धव ठाकरे ने एक तरह से वादा खिलाफी करते हुए स्वयं मुख्यमंत्री बन गए तो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ा, जिसके कारण ये सारी घटनाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी लगभग 3 दशक पुराना गठबंधन उनका टूटा और एकनाथ शिंदे जैसे एक बागी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार देने की कोशिश की। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है। वह इसको सुनिश्चित करें कि सरकार की स्थिरता पर किसी तरह से कोई आंच नहीं आएगी। ध्यान रहे, इस बीच जो वर्तमान विपक्ष है, यहां पर उद्धव गुट की शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी तीनों, उनकी एकजुटता अभी अटूट है। और अभी जो खबरें आ रही हैं, जो हाल के दिनों में विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय, शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से जो
विधान परिषद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें ये तीनों दल अर्थात कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव गौड़ शिवसेना तीनों मिल करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अर्थात उनकी चुनौती वर्तमान सत्ता के लिए मौजूद है। यह भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को सोचना पड़ेगा, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर सरकार की अस्थिरता के संकेत आम जनता के बीच जाते हैं तो जनता के ऊपर जो असर होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। जनता विद्रोह कर सकती है और जो समर्थन फिलहाल सतह पर नजर आ रहा है वह कायम नहीं रह पाए। ऐसे में महाराष्ट्र के हित में या शासन प्रशासन के हित में, व्यापक जनहित में जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी पहल करते हुए स्वयं सुनिश्चित करे कि वर्तमान राज्य सरकार कायम रहेगी और विकास के कार्यों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। वो आगे कदम ताल करते रहेंगे और जनता को जो आश्वासन दिया है एक अच्छी सरकार देने का और विकास के रास्ते पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का, उसे यह सरकार पूरा करेगी। इसका पूरा का पूरा दायित्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है। दूसरी हृदय विदारक खबर है गुजरात के मोरबी से। अब तक आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। मोरबी में मच्छू नदी के ऊपर बना केबल पुल कल अचानक टूट गया, भरभरा के गिर गया और रविवार होने के कारण और इससे बढ़ के चूंकि एक लंबी अवधि तक पुल बंद था, मरम्मत का काम चल रहा था, रिपेयरिंग के बाद खोला गया था, वहाँ काफ़ी भीड़ थी। अचानक पुल टूट कर गिर गया और अब तक जो खबरें आई हैं उसके अनुसार लगभग 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह अत्यंत ही हृदय विदारक घटना है। अब इसमें जो खबरें सामने आ रही हैं वह सत्ता प्रशासकीय लापरवाही की खबर सामने आई और उसकी पुष्टि हो रही है और विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। ध्यान रहे, उस पुल कि जो मरम्मत का काम हुआ था बंद करके काफी काम हुआ था और उसके बाद इसे खोल दिया गया, जबकि यह खबर ये आ रही है कि उसे अभी जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं वह सर्टिफिकेट उसे अभी प्राप्त नहीं हुआ था, उसके बावजूद खोला गया। तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? इसमें दो पहलू सामने आते हैं। एक, पुल का जो मरम्मत का काम हुआ जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ और जैसा कि सर्वविदित है और इसे कोई चुनौती नहीं आ सकती कि ऐसे जो काम होते उसमें ठेकेदार, इंजीनियर और नेताओं की मिलीभगत होती है। इस तिगड़ी के कारण निर्माण की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। जिसका अंजाम होता है ऐसी घटनाएं, पुल का टूटना और सैकड़ों लोगों के मौत। देश में इसके पहले वैसी घटनाएं हो चुकी है, यहां भी ऐसा ही लगता है। और दूसरा पहलू आता है कि जब उसे फिटनेस सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला था, अर्थात अभी वह लोगों के उपयोग के काबिल है या नहीं, उस दृष्टि से उस पर विचार किया जाना शेष रह गया था। बावजूद इसके उस पुल को क्यों खोला गया? यहां पर प्रशासन की लापरवाही स्पष्टतः दृष्टिगोचर है। यह एक ऐसा कृत्य है, एक आपराधिक कृत्य है। ध्यान रहे, इतने लोगों की मौत और अभी भी काफी लोग लापता हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? 100% प्रशासन है। ठीक है, जांच होगी, सब होगा, सरकार की तरफ से घोषणाएं हो रही है, मुआवजे की घोषणा हो रही है, जांच की समिति की घोषणाएं हो रही है, लेकिन जो परिवार उजड़ गए, महिला, बच्चे, बूढ़े,
क्या सरकार उन्हें वापस ला पाएगी? संभव ही नहीं है। ऐसी घटनाएं जो कि बार बार इस देश में होती रही है, और यह गुजरात की जो ताजा घटना है, इसने तो एक बार फिर, जैसा मैंने कहा, वो जो ठेकेदार, इंजीनियर और नेताओं की जो तिकड़ी होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फलता फूलता है, उसका जीता जाता उदाहरण मोरबी की घटना है। इससे गुजरात की सरकार इनकार नहीं कर सकती, उनके वहां के नेता इनकार नहीं कर सकते। अर्थात वहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा था, और इस पुल का टूटना प्रमाण है, उस पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। आज वहां की जनता यह मांग कर रही है कि दोषियों को सजा दी जाए। हो भी सकता है, जांच समिति बनेगी, गठन हो गया है, रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट क्या आएगी यह बताने की आवश्यकता नहीं कि अब तक जो पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी जांच हुई है, ऐसे जांच की रिपोर्टें आई हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग बाग भी भूल जाते हैं, मीडिया की नजरों से भी वो सारी घटनाएं गुम हो जाती हैं, और इस स्थिति का फायदा वह जो भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी है वो हमेशा उठाती रही है। यह छोटी मोटी घटना नहीं है। रविवार के दिन परिवार के साथ वहां लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि कई दिनों के बाद रिपेयरिंग करके वो पुल को खोल दिया गया था। उनकी मौत हो जाती है। अभी भी बचाव कार्य जारी है, लाशें अभी भी मिल रही हैं, लोगों के लापता होने की खबरें अभी भी आ रही हैं। क्या इसकी भरपाई वहां की सरकार कर पाएगी? संभव नहीं है। लेकिन अब यह मानकर कि यह तो जो होना था सो हो गया, आगे क्या होगा, आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाएगी? रिपोर्टें आती हैं, दावे किए जाते हैं कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाती है। लोगों की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ ऐसा आपराधिक कृत्य है जो अक्षम्य है। इस दिशा में राजनीति से परे हट करके सभी विचार करें, और उसका सरल उपाय ही है, क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। जांच हो रही है, अभी टिप्पणी नहीं कर चाहे, लेकिन जो स्पष्ट है, जो आम जनता के बीच जो चर्चा है कि पुल के निर्माण में या यह उसके जो फिर से रिपेयरिंग हुई उसमें भ्रष्टाचार हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये जो तिकड़ी है, ठेकेदार, इंजीनियर और नेताओं की जो तिकड़ी है, जो भ्रष्टाचार के जनक है, क्योंकि इनके खिलाफ ऐसी कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है जिससे कि अन्य लोग शिक्षा ग्रहण कर सके, भ्रष्टाचार का यह सिलसिला जारी रहता है। गुजरात की यह घटना इतनी हृदय विदारक है कि जिस पर कुछ भी टिप्पणी करना सहज नहीं है। बच्चे चले गए, वृद्ध चले गए, महिलाएं चली गई, निर्दोष। उन भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और ठेकेदारों के कारनामों का परिणाम भुगतना पड़ा निर्दोष लोगों को। महिला, पुरुष, बच्चे जान गंवा बैठे। और हमारे यहां वो दावे कर, अब इस घटना के जो आजकल खबरिया चैनल 24 घंटे चलते हैं, कल से जो लोग देख रहे हैं, जो संख्या बताई गई पहले आधिकारिक और सत्य, एक मंत्री को यह कहते हुए सुना गया था कि उस पर लगभग 150 लोग थे पुल पर, जबकि 150 के तो मरने की खबर आ गई, 170 के ऊपर लापता होने की खबरें आ रही है। कितना हास्यास्पद है। जबकि खबरें दिखा रहे थे खबरिया चैनल, और लोग, स्थानीय लोग बता रहे थे कि उस पर 400-500 लोग मौजूद थे पुल पर। लेकिन एक खबरिया चैनल है तो बिल्कुल वो पुल की चौड़ाई और लंबाई बताकर बताया कि इतना संभव ही नहीं है, एक साथ नहीं हो सकते हैं। घृणास्पद कृत्य मीडिया का भी।
देश को गुमराह करने का, अपनी अज्ञानता के कारण पूरे देश को अज्ञानी बनाने का यह कुकर्म अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां मीडिया को मैं फिर बताना चाहूंगा कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। राजनीति अपनी जगह है, अब जो वातावरण बना है वो राजनीति का आपको क्षमा में करता है, लेकिन ऐसी घटनाओं को लेकर के जनता को गुमराह नहीं करें, देश को गुमराह नहीं करें। जिन लोगों ने इस दुर्घटना की खबरों को कल से देखा वो सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्या बताया गया। कल किसी चैनल ने बोला कि 10 की मृत्यु हुई, किसी ने कहा कि 40 की मृत्यु हो गई, और जिस प्रकार से दूसरे चैनल बताया तो उससे में हम लोग सोच लिया कि इसमें 100 से ज्यादा लोग मरेंगे। आ ही गया, सामने प्रमाण आ गया। तो कृपया मीडिया कर्मी और खबरिया चैनल, पत्रकार, संपादक इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं जिससे सीधे सीधे मानवीय संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, उसके साथ खबरों की राजनीति न करें। यह पाप है, यह पत्रकारीय धर्म के खिलाफ है। कृपया देश को गुमराह करने से बचे, अन्यथा आने वाली पीढ़ी आपको कभी भी माफ नहीं करेगी।